तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। एक तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर इस वक्त पाकिस्तान को इसका सामना है। कहीं पर मिनी लॉकडाउन है पाकिस्तान में, कहीं पे स्मार्ट लॉकडाउन है, जिसकी वजह से मामलात जो हैं मईशत के, लोगों को कारोबार करने के, दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत टफ सिचुएशन इस वक्त है। पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी को और अब तो अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी में जब इस किस्म के पैंडेमिक की सिचुएशन होती है तो फिर हालात और भी तशवीशनाक हो जाते हैं। यही वजह है कि जो नए मुशीर ख़जाना आए हैं, नए वज़ीर ख़जाना आए हैं शौकत तरीन साहब, वो अपना पोर्टफोलियो संभालने के बाद से बड़ी तल्ख लेकिन खरी खरी बातें कर रहे हैं। वो साफ तौर पे, वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मईशत की हालत अच्छी नहीं है। जीडीपी को अगर हम 5% तक ना लेके गए तो ये भी कह दिया वज़ीर ख़जाना ने कि फिर उसके बाद मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो क्या इस वक्त उस पैंडेमिक से कि जिससे पूरी दुनिया को सामना करना पड़ रहा है, पूरी दुनिया को लड़ना पड़ रहा है और बड़ी बड़ी मईशतों ने इस पैंडेमिक का जो है बोझ वो संभाल नहीं सकी, लेकिन इस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमीज़ हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की सूरत हाल इसमें क्या है? क्या पाकिस्तान रिकवर कर सकता है पिछले 2-3 सालों से जो एक डाउनफॉल या एक डाउन ग्रोथ हमें इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की नज़र आ रही है? अब इस मौजूदा हुकूमत के सिर्फ 2-2.5 साल रह गए हैं, तो क्या इन 2-2.5 सालों में मईशत टेक ऑफ कर सकती है? वज़ीर आज़म इमरान खान हर साल और साल के हर महीने अवाम को खुशखबरी दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि बस हालत अब इकोनॉमी की बेहतर होने वाली है। तो क्या आम जिंदगी, आम इंसान की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, मईशत की बेहतरी की कोई अच्छी नवीद हो सकती है, मामलात आगे बेहतर किस तरह से हो सकते हैं? तो आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हम बात करेंगे इकोनॉमिस्ट के साथ, जिनकी बड़ी गहरी नब्ज़ है और जिनकी बड़ी गहरी नज़र है और जिनका हाथ होता है मईशत की नब्ज़ पे और पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस वक्त मुल्क के मशहूर व मारूफ माहिर मईशत और वज़ीर आज़म की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं जनाब डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आप इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं और इसका एक कस्टमरी जो है इसका एक काम है वज़ीर आज़म को, उनकी मुआशी टीम को एडवाइस करने का। लेकिन अब ये 3 सालों में 4 वज़राए ख़जाना तब्दील कर लिए हैं इस हुकूमत ने, और अब जो नए वज़ीर ख़जाना आए हैं वो बड़ी तल्ख और बड़ी कड़ी, या कह सकते हैं हम कि खरी बात कर रहे हैं कि जी मईशत का उनको पता है कि इस वक्त बुरी सूरत हाल में है और वो कोई ज़्यादा इसमें ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब? मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ कि जब भी कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में जाता है तो उसकी पॉलिसीज इस तरीके की होती है कि वो मुल्क जख्मों से चूर हो जाता है। राइट। मतलब है कि उस मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो जाएगी, उस मुल्क में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उस मुल्क में गुर्बत बढ़ेगी और उस मुल्क में कर्जों का बोझ बढ़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड आउटकम है उसका। और यही वजह थी कि मैं मना करता रहा था प्राइम मिनिस्टर को कि आप ना जाएं, अपने घर को खुद ठीक कर लें। लेकिन अब वो माजी का हिस्सा हो गया है, चले गए प्राइम मिनिस्टर। तो अब आप देखें कि मैं बार बार पिछले 2.5 सालों से ये कहता रहा हूं कि इनके जो इकोनॉमिक टीम है, खासकर गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख साहब, ये प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करते रहे थ्रू आउट, कि जाके कहा कि जी बस वो करंट अकाउंट देखिए हमारा बेहतर हो गया, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। ये नहीं बताया कि सर जिस तरीके से हमने इसको बेहतर किया है, ये सरप्लस में किया है, इसने 10 मसाइल को जन्म दे दिया है। और ये हमने इस तरीके से सही किया कि इकोनॉमी के दरवाजे बंद कर दिए, चोक कर दिया उसको। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, आपकी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी और आपका करंट अकाउंट भी बेहतर हो जाएगा। तो इसमें तो ये तो एक इसके लिए यू डोंट हैव टू बी एन इकोनॉमिस्ट, ये कोई भी कर सकता है। इकोनॉमिक को बंद कर दें आप,
तो आज शौकत तरीन साहब ने जिस चीज के बारे में वो बार बार बता रहे हैं, वो एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि जी 2.5 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। ये क्यों हुआ है? ये IMF के प्रोग्राम को जिस तरीके से हमने इंप्लीमेंट किया, उनकी कंडीशंस को, ये उसके असरात है। दूसरी चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर को जो उनके 2 टीम के मेंबर थे, एक तो चले गए, एक अभी भी रहते हैं, इन्होंने इतना मिसगाइड किया, पूरी कैबिनेट को मिसगाइड किया कि जी बस करंट अकाउंट बेहतर हो गया हमारा। यार करंट अकाउंट बेहतर होने का ये मतलब तो नहीं हुआ कि आपकी मईशत बेहतर हो गई है। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर की टीम के कौन से 2 मेंबर्स की बात कर रहे हैं आप? हफीज शेख और दूसरे कौन, क्या इनकी बात कर रहे हैं? कौन से 2 मेंबर्स? गवर्नर स्टेट बैंक एंड हफीज शेख, वो तो अब जा चुके हैं, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक अभी भी मौजूद है। मैं उन दोनों की बात कर रहा हूं। इन दोनों ने बहुत मिसगाइड किया। उन दोनों ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया और उनकी वजह से आज इतना हाईली पॉपुलर आदमी इतना अनपॉपुलर हो गया है, जिसका मुझे दुख है। और मैं इसी चीज को बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर समझते थे कि शायद मैं मुखालफत कर रहा हूं। उनकी जो कैबिनेट की टीम थी वो भी समझती थी कि मैं मुखालफत कर रहा हूं PTI की। हालांकि मैं PTI की मुखालफत नहीं कर रहा था, मैं एक फैक्ट बता रहा था कि देखिए ये चीजें गलत हो रही हैं, आपको लोग सही नहीं बता रहे। लेकिन मेरी बातों को नहीं सुना गया। आज शौकत तरीन साहब ने एग्जैक्टली बात की, और जब प्राइम मिनिस्टर ने तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, तो इसका मतलब यह है कि जो बातें शौकत तरीन साहब ने की अभी हल्फ लेने से पहले, वो बात सही थी। प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको एक्नॉलेज किया जब भी उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है। अब वो कहते हैं कि हमें 5% ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। ये IMF के मौजूदा प्रोग्राम में रहते हुए ये नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें IMF से निगोशिएट करनी पड़ेगी, जिसका जिक्र शौकत तरीन साहब ने बार बार किया है कि हमें IMF से दोबारा बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी। सर, यहीं पे आपको इंटरप्ट करूंगी और आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो हमें चाहिए होगी कि क्या इस स्टेज पे आके, कि जब IMF के प्लान के 2 साल गुजर चुके हैं, क्या इस स्टेज पे आके रीनिगोशिएट हो सकता है? और खासतौर पे जो शौकत तरीन साहब हैं वो एम्फसाइज कर रहे हैं टैरिफ पे, तवानाई के टैरिफ पे और तवानाई की कीमतों को कम करने पे। वो उनकी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है कि ये एक विशियस साइकिल है कि आप बिजली महंगी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो जाती है। बट द पॉइंट इज कि यही जितना हमें बताया गया IMF का प्लान, IMF की डील, उनकी तो शर्त यही थी कि बिजली का एक मुकर्रर टैरिफ जो कि IMF चाहता है वो रखना है। तो क्या इसको रीनिगोशिएट करना और तवानाई के टैरिफ को कम करवाना या उस पर कोई निगोशिएट भी करना पॉसिबल है इस वक्त? बिल्कुल पॉसिबल है। पहली बात यह है कि जो हमारे बिजली के मसाइल हैं उसका इलाज कीमत, बिजली की कीमत बढ़ा के कभी भी नहीं हो सकता है। और ये पिछले 2.5 सालों से मैं ये बात कह रहा हूं। बिजली की कीमत को बढ़ाना स्टेटस को मेंटेन करना है। बिजली की कीमत बढ़ाना आपकी जो मिस गवर्नेंस थी उस इदारे में, उसको फाइनेंस करना है आपने, और अवाम इसका कॉस्ट पे करेंगे। ये सोल्यूशन नहीं है। मैं तो कहता हूं ना, ये वर्ल्ड बैंक है या IMF है, बड़े इंटरनेशनल अदारे हैं, इनके लोग बड़े दुनिया में जाके किस तरीके से इकोनॉमी चलाना है वो बताते रहते हैं। तो हमें कम से कम ये तो बता दें कि हम अपने सर्कुलर डेट की इश्यूज को कैसे हम ठीक कर लें। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि जी कीमतें बढ़ा दो। कीमतें बढ़ाएंगे चोरी बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, जो बिजली की कीमतें आपको पैसे मिल रहे हैं फिर नहीं मिलेंगे, फिर ये सर्कुलर डेट बढ़ जाएगा, फिर ये गैप बढ़ जाएगा। तो ये एक इकोनॉमिक्स में टर्म है जिसको हम लाफर कहते हैं। ये टैक्स के हवाले से आता है कि जब आप टैक्स के रेट को बढ़ाएंगे, लोग टैक्स के रेट से निकल जाएंगे। एक हद तक लोग टैक्स दे सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब आप बिजली की कीमत बढ़ाते जाए तो एक लिमिट है कि लोग बिजली की कीमत जो बिल आपको देंगे, वरना फिर वो जो तरीका होता है जिस तरीके से बिजली चोरी होती है इस मुल्क में, चोरी बढ़ जाएगी। एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है हमारे पास में कि जब बिजली की कीमत बढ़ाई गई, बिजली की चोरी बढ़ी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आर्थर लाफर साहब ने यही बातें बताई थी। अच्छा सर, ये हमें समझाइएगा कि इस वक्त IMF के साथ अगर पाकिस्तान रीनिगोशिएट की स्टेज पर जाता है तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं बार बार ये कहता रहा हूं
और इसकी एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है कि जब पैंडेमिक आया जी तो आपने देखा कि जनवरी फरवरी से, गालिबन फरवरी के महीने से हमने IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था, और उस सस्पेंशन की मुद्दत में पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर काफी खुलकर सामने आया और पाकिस्तान की मईशत में एक हिल सी नजर आने लगी, एक्टिविटी होने लगी, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे, हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने लगी, क्योंकि IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड था। जैसे ही हमने दोबारा बहाल करने के लिए बातचीत शुरू की और धड़ाधड़ बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई, आज पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है ये इसकी वजह से बढ़ गया। ये बिजली और गैस की कीमतें जो हमने बढ़ाया है IMF के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए, क्योंकि IMF ने कहा था कि ये कीमतें बढ़ाओ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन पैदा हो गया, हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ गई है। और जब महंगाई बढ़ी है तो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब अभी अपना वो छुरी तेज कर रहे हैं, बिल्कुल अभी मैं देख रहा हूं कि छुरी तेज कर रहे हैं, और अगले जब माली आएगा मॉनेटरी पॉलिसी, वो कहेंगे जी देखें इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लिहाजा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। वो जहर कातिल होगा इस मुल्क के। और ये जो शौकत तरीन साहब जो बातें कर रहे हैं कि हमने 5% ग्रोथ करना है, और ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के नहीं हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ने खुद क्रिएट किया है अपने बिजली और गैस की कीमत बढ़ाकर, कि ये IMF की डिमांड है, हमने करना है, अगर IMF का प्रोग्राम को बहाल करना है तो उनकी ये डिमांड को मानना पड़ेगी। यही सबसे बड़ा इशू है इसमें कि हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, हमने वैल्यूएशन करके तमाम लैंडेड कॉस्ट जो है हमारे इनपुट का उसको बढ़ा दिया, फिर बिजली की कीमतें बढ़ाई, गैस की कीमतें बढ़ाई। हमने IMF के प्रोग्राम में हर वो काम किया जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाए, और यही हुआ। हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना मुल्क में चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो है हमें बातचीत IMF से यही करनी पड़ेगी कि देखें अब हम रिफॉर्म की तरफ तवज्जो दें। ये प्राइस बिजली की कीमत बढ़ाना फना, इससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे, हमें रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो देना है। सर, एक तो आपने कहा कि IMF से हमें रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा, इसके अलावा शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है? और क्या आप समझते हैं कि शौकत तरीन साहब की डायरेक्शन या उनकी सोच जो है वो इस वक्त दुरुस्त है, राइट साइड पे है, इस वक्त वो ठीक कर सकते हैं मामलात को, बिकॉज टाइम तो उनके पास बहुत कम है? सर देखिए, सोच उनकी सही है, डायरेक्शन का पता चलेगा इस बजट में जब वो इक़दाम अपने लाएंगे, उस वक्त पता चलेगा कि उनके डायरेक्शन उनके सोच से मिलती है कि नहीं है। मैं इस वक्त ये जरूर कहूंगा, क्योंकि ये बजट मेकिंग का टाइम है, कि इंटरेस्ट रेट को हरगिज ना बढ़ने दें, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बल्कि जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन मजीद बढ़ जाएगा। ये एम्पिरिकल एविडेंस के बेस पे बात कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज ये है कि जब आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना है 4% 5% ग्रोथ की तरफ में, तो आपके इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मैशत इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इंपोर्टेड मटेरियल्स, इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स, इंपोर्टेड मशीनरी, इंपोर्टेड एनर्जी, ये इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो लिहाजा इसको ना रोकें, लेकिन उन आइटम की तरफ तवज्जो जरूर दें बजट में कि जो नॉन एसेंशियल आइटम है और बड़ी तेजी से उसमें इजाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पर सेल फोन है, इस साल हम $2 बिलियन से ज्यादा का सिर्फ सेल फोन इंपोर्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान 1 साल 2 साल सेल फोन ना इंपोर्ट करे तो क्या पाकिस्तान में तबाही हो जाएगी? वो जिसके पास पैसा है बाहर से ले आया जाके वो, बट why should government of Pakistan be paying $1 for import of cell phone? इसी तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 3000 4000 सीसी की गाड़ी, 2000 सीसी की गाड़ी आप ना मंगाए। आप कहेंगे कि 1300 से ज्यादा की सीसी गाड़ी नहीं आएगी इस मुल्क में 2 साल तक। ठीक, कुत्ते बिल्लियों के खाने की चीजें हैं, उनकी शैम्पू है, चॉकलेट्स है, चीज है, दुनिया जहाँ की चीजें हैं, इसके बगैर पाकिस्तान जिंदा रह सकता है 2 साल तक कम से कम। इस पर पाबंदी लगाए, जब पाबंदी लगाए इसको इतना एक्सपेंसिव कर दें कि कोई इसको इंपोर्ट ना करे। कहने का मतलब यह है कि शौकत तरीन साहब को aggressive yet selective import
कंप्रेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करना होगा। ठीक है। साथ साथ ज़राअत की तरफ तवज्जो दें। पाकिस्तान में 12 साल से ज़राअत जो है वो बिल्कुल आउट फोकस है किसी तमाम हुकूमतों पे। उसकी तरफ फोकस करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की तरफ फोकस करें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ, IT सेक्टर की तरफ करें। ये वो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिससे आपको ग्रोथ जल्दी मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर आज के प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी अहम मौजू के हवाले से डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बजट आ रहा है, इस हुकूमत का चौथा बजट है और नए वजीर ख़जाना का पहला बजट है। तो क्या अवाम दोस्त आएगा या अवाम पे मजीद मुश्किलात होंगी? कुछ मजीद बात करेंगे इकोनॉमिस्ट के साथ, कुछ मजीद माहिर मुआशियात हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कि हुकूमत की मुआशी समत अब दुरुस्त है कि नहीं है, क्योंकि 3 साल में चौथा वजीर ख़जाना और अब उन चौथे वजीर ख़जाना ने अपना बजट भी पेश करना है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वज़ीर आज़म इमरान खान का चौथा बजट है। सो बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं इस वक्त, कन्फ्यूजिंग नंबर्स हैं, कितने वजीर ख़जाना, कितने बजट, कितने वाले वजीर ख़जाना का कौन से वाला बजट। सो इसी चक्कर में अवाम भी जो है वो चकरा के रह गए हैं। लेकिन अब अवाम कम अज कम वज़ीर आज़म इमरान खान के जो आखिरी ये 2 साल का टेन्योर रह गया है उसमें कुछ ना कुछ खुशहाली चाहते हैं, कुछ ना कुछ तब्दीली चाहते हैं अपने मौशी हालात में। तो क्या समत होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान की नई टीम की, उनके नए वज़ीर ख़जाना की, और इस नए बजट में जो कि आने वाला है बस चंद ही हफ्तों के बाद, इसमें अवाम के लिए क्या कुछ बेहतर होना चाहिए? इसी पर डिबेट को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मुल्क के मशहूर व मारूफ मज़ीद इकोनॉमिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर सलमान शाह साहब, मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर मुआशियात हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और अब CM पंजाब के एडवाइज़र भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनसे हम जानेंगे गवर्नमेंट की डायरेक्शन और क्या कुछ बेहतर गवर्नमेंट को करना चाहिए। और मेरे साथ दूसरे इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, मुल्क के मशहूर माहिर मईशत हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, और किसी ज़माने में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं इकोनॉमी पर और एनर्जी पर। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप ये फरमाइएगा कि इस वक्त एक तो 3 साल में 4 वजीर ख़जाना, चौथा वजीर ख़जाना, अब उसने अपना नया बजट देना है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का ये चौथा बजट होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आप समझते हैं कि फाइनली अब गवर्नमेंट की डायरेक्शन जो है वो बेहतर अंदाज में जा रही है और क्या कुछ बेहतर करना चाहिए? बिकॉज इस आखिरी 2 साल में अवाम कुछ तब्दीली, अवाम कुछ खुशहाली चाह रहे हैं। जी गरीदा, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आपको पता है कि सब पूरा पाकिस्तान यही सोच रहा है और इन्हीं चीज़ों पे बातचीत हो रही है, और जाहिर है कि हमारी इकॉनमी एक बड़े मुश्किल फेज से गुजर रही है और इस वक्त हम एक कोरोना की वबा में फंसे हुए हैं। उसके साथ साथ हमारा एक IMF प्रोग्राम भी चल रहा है और वो बड़ा मुश्किल प्रोग्राम है। इस वक्त हमारे पे कर्ज़ों का भी बहुत बड़ा अंबार है जिसकी रीपेमेंट के बारे में बेशुमार काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त इकॉनमी की जो कम्पेटिटिवनेस है उसमें बहुत इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस के बेशुमार इश्यूज़ हैं। तो एक किस्म का पूरा जो कैनवस है इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज़ का वो बहुत बड़ा है और उसी के इस्लाम में जो चीज़ें हो रही हैं और तब्दीली जो आपकी बात जो आप कर रहे थे कि इतने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले हैं और क्या ये आगे चल के कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा, तो उम्मीद तो यही है कि आगे जाके ये बेहतरी की तरफ जाएगा। इस वक्त अब नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब आए हैं। इनका ये बैंकर हैं, इनका ज़्यादा फोकस जो होगा वो इन्वेस्टमेंट की तरफ होगा, इनका ज़्यादा फोकस जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट की तरफ होगा। और इसके साथ साथ जो हमारे अदारे जो ख़राब हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, एक बहुत बड़ा बैंक पाकिस्तान का हबीब बैंक के रिफॉर्म्स में इन्होंने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया था। तो हमारे तमाम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वो तकरीबन तमाम को रीस्ट्रक्चर करना है, उनको सही डायरेक्शन में लगाना है और ये भी करना है कि ये प्राइवेटाइज किए जाएं। ये इतने सफ़ेद हाथी हैं जो इस वक्त
मईशत पे एक बोझ बने हुए हैं, उनको भी ठीक करना है। सो एजेंडा तो बहुत डीप भी है, फार रीचिंग है, और उसमें कोशिश तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स को भी लिया जाए, इकोनॉमिस्ट को भी लिया जाए, बैंकर्स को लिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को लिया जाए, और तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं इकोनॉमी में, सोशल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी नेट्स हैं, एहसास प्रोग्राम है, उसके साथ साथ अभी अब कोरोना की वजह से जो डिसलोकेशन हो सकती है इकोनॉमी की, उसको कैसे टैकल करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एजेंडे पे हैं। और आई थिंक अब एक एडवाइजरी काउंसिल भी प्राइम मिनिस्टर ने रिवाइव की है, उसमें बड़े अच्छे लोग डाले गए हैं। सो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। मतलब आप होपफुल हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जिसकी एक सियासी कीमत भी इमरान खान साहब को अदा करनी पड़ रही है, प्राइम मिनिस्टर को, वो महंगाई की सूरत हाल है। तो वजीर खजाना जो नए आए हैं शौकत तरीन, उनको भी इसका एहसास है, वो IMF के प्लान को रीनिगोशिएट करने के भी इशारे दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि महंगाई पे जो आखिरी टेन्योर रह गया है वजीर आज़म इमरान खान का, इस पर कुछ काबू पाया जा सकता है? देखिए गरीदा, ये मुल्क है 22 करोड़ पाकिस्तानियों का। ये कोई दुकान या खोखा नहीं है कि आप हर कुछ महीने के बाद एक नया कप्तान ले आए, एक नया वजीर खजाना सामने आ जाए। कि 2018 में हमें बताया जा रहा था कि असद उमर साहब जो हैं वो माशी आइंस्टाइन हैं और वो मुल्क की सारी चीज़ें जो हैं वो पहले 100 दिन में ठीक कर देंगे। 8 महीने असद उमर साहब रहे, उसके बाद हफीज शेख साहब आए, तकरीबन 23 महीने हफीज शेख साहब रहे, और मार्च 3 या 4 तारीख जिस दिन सेनेट का इलेक्शन था, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने हमें बताया कि हफीज शेख साहब ने मईशत के साथ कमाल कर दिया। उन्होंने हमें हमारे सारे माशी इशारिये जो हैं वो मस्बत कर दिए। कहा था मार्च 3 या 4 तारीख को जिस दिन सेनेट का इलेक्शन था। उसके बाद उनकी भी छुट्टी हो गई। क्यों छुट्टी हुई? क्या कारकर्दगी की बुनियाद पे हुई? अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे होती तो फिर वज़ीर आज़म साहब उससे कुछ ही दिन पहले उनकी तारीफें क्यों कर रहे थे? फिर 18 दिन के लिए हमाद अजहर साहब आए और अब शौकत तरीन साहब आए। अब आप गौर कीजिए कि शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि जितनी भी माशी टीमें आई हैं पिछले 32 महीने थी, उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि असद उमर साहब ने भी बेड़ा गर्क किया है, हफीज शेख साहब ने भी बेड़ा गर्क किया है, और जितनी भी माशी टीम पाकिस्तान में आई। देखिए, माशी टीम चाहिए होती है वजारत खजाना को चलाने के लिए। अब वो माशी टीम बैठती है, फिर वो मनसूबा बंदी करती है, उसमें कई महीने लगते हैं, फिर उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद होता है जो फेज 3 कहलाता है, और फिर फेज 4 में कोई नताइज निकलते हैं। अब आप सोच, 32 महीने गुजर गए हैं, 50% टाइम जो है वो PTI हुकूमत का हो गया है खत्म, और अभी भी हम फेज 1 में, PTI is still stuck in phase 1, अभी टीम तश्कील दी जा रही है। और हमारी उम्मीद ये है कि शौकत तरीन साहब आएंगे, एक बड़ी काबिल टीम सामने लाएंगे, फिर वो टीम बैठेगी, फिर कई महीने मनसूबा बंदी होगी, फिर कई महीने मनसूबा बंदी के ऊपर अमल दरामद होगा। तो जो बाकी अरसा बचा है PTI के पास, उसके अंदर किसी किस्म के कोई नताइज की उम्मीद लगा रखना, वो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत हो। तो नतीजा वाला नहीं। अच्छा, यहाँ पे दोनों पार्टिसिपेंट्स का, मेरे दोनों मेहमानों का बड़ा एक कॉन्ट्रास्टिंग और बड़ा एक ज़बरदस्त व्यू सामने आ रहा है। डॉक्टर सलमान शाह इज़ होपफुल, ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक। डॉक्टर फारूक सलीम साहब बड़े रियलिस्टिक हैं, वो कह रहे हैं कि नई चीज़ें अब बेहतर नहीं हो सकती, वक्त बहुत कम रह गया, इसमें पॉसिबल नहीं है। सलमान शाह साहब, ये पहला बजट जो अभी शौकत तरीन साहब ला रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा इसके लिए। तो जो बातें डॉक्टर फारूक सलीम ने की हैं, इन बातों को सामने रखते हुए क्या आप इनसे एग्री करते हैं, और आप समझते हैं कि इस वक्त रिफॉर्म्स के लिए, इस्लाहात के लिए बहुत बड़ी कोई मैसिव टर्न अराउंड किस्म की तब्दीली लाने के लिए टाइम बाकी नहीं बचा? डॉक्टर सलमान शाह साहब, और आप इस नए बजट को एक्सपेक्ट क्या करते हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि गवर्नमेंट एक ऑनगोइंग चीज़ होती है, और बहुत से काम जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। प्रायोरिटाइजेशन जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। पाकिस्तान में अगर आप देखें कि कम अज़ कम 3 गवर्नमेंट्स हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत कई जगहों पे है।
इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो ये सारों की जो है प्लान्स चल रहे होते हैं। ये नहीं है कि कोई अपने हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है और वो जो है वो अब शौकत तरीन साहब आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कोई एक नया गेम प्लान बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट का जो अदारे हैं उनके अपने प्रोग्राम्स हैं और शौकत तरीन साहब एक डायरेक्शन ज़रूर देंगे, एक उसको प्रायोरिटाइज ज़रूर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मुकम्मल हों। तो ये इस वक्त ये नहीं है कि जैसे फ़रक सलीम साहब तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कोई ये नई हुकूमत बनी है और उसने अभी कुछ भी नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। बहुत रिफॉर्म्स हुई हैं, IMF प्रोग्राम में बहुत सक्सेसेस भी हुई हैं, आपकी स्टेबिलिटी आई है, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हुआ है, आपकी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, स्टॉक मार्केट में जितनी कंपनीज हैं दे आर डूइंग वेरी वेल, खासे अच्छे रिजल्ट्स उनके आ रहे हैं। सो एवरीथिंग इज नॉट कि वो अब आपने कोई स्क्रैच से काम करना है, एवरीथिंग इज ऑन द राइट ट्रैक। तो IMF प्रोग्राम जो है वो खासे हद तक आपको स्टेबिलिटी दे गया। अब आपका इशू है ग्रोथ की तरफ आपने जाना है। मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी, तो मुझे सवाल की इंटरप्शन की इजाजत दे दीजिएगा। मैं यही सवाल आपसे डॉक्टर सलमान शाह साहब करना चाह रही थी कि वजीर खजाना शौकत तरीन बार बार इस बात की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी IMF के साथ बड़ा सख्त जो है मुआहदा किया गया, खासतौर पर तवानाई के टैरिफ को लेके, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से GDP ग्रोथ जो है वो बढ़ नहीं पा रही है। तो वो कह रहे हैं कि जी 5% तक आप लेके गए GDP ग्रोथ तो फिर ठीक है, वरना मुल्क का अल्लाह हाफिज है। तो आप समझते हैं कि 5% हो सकती है डॉक्टर सलमान शाह साहब GDP ग्रोथ, और कैसे हो सकती है? ये जरूर हो सकती है और एक टाइम आएगा कि उसको भी एक्सीड भी करेगी। बट एक चीज़ है कि पॉलिटिक्स को भी आप मद्देनजर रखें कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी होती है और शौकत तरीन साहब का एक स्टाइल है, उसके मुताबिक वो अपने बयान जो है वो देते हैं। बट एक्चुअली जो प्लान है वो तो IMF का प्रोग्राम है और उसमें अब आपने देखना है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एक्चुअली ऑन द ग्राउंड हो रही हैं और जिनमें काम हो रहा है। अब इसमें आप देखें कि पंजाब में अगर आप कहते हैं काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बेशुमार काम हो रहा है। बहुत बड़ा यहाँ पे एक स्ट्रेटजी के तहत डिविजनल लेवल पे काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हेल्थ में हो रही है, एजुकेशन में हो रही है और कोशिश ये की जा रही है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज आए डेवलपमेंट के लिए और उसमें आपके बजटरी रिसोर्सेज को भी मैक्सिमाइज किया जाए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के जरिए भी इसको बढ़ाया जाए। ये इम्प्रेशन देना कि अक्ल जो है वो सारी की सारी कहीं टेलीविजन के ऊपर है और हुकूमत जो है वो बिल्कुल नकारी है, ये ऐसी बात नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और ऑन द ग्राउंड भी हो रहा है। अब अगर ग्लोबली भी आप देखें, पाकिस्तान में जो डिस्ट्रप्शन है कोरोना की वजह से वो उतनी शदीद नहीं है जितनी दूसरे मुल्कों में हुई है और पाकिस्तान ने बड़ी हद तक अपना बचाव भी किया है इस सारी चीज में और अब आगे चल के इसमें बेहतरी की तरफ ग्रोथ की जो स्ट्रेटजी है उसकी फैसिलिटेशन भी करने जा रहा है पाकिस्तान और उसके लिए तमाम चीजें हो रही हैं कि कैसे ये ग्रोथ को फैसिलिटेट किया जाए और उसका एक तरीका ये है रिफॉर्म्स है। जो बार बार आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो रिफॉर्म्स भी हैं कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट्स को बेहतर किया जाए, इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, उनको ख़त्म किया जाए। एनर्जी सेक्टर के प्रोग्राम्स, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एनर्जी सेक्टर जो इस वक्त एक हमारे लिए एक जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्लीज हील जो है वो एनर्जी सेक्टर है। इसी तरह स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में बेशुमार इश्यूज हैं जिनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। पाकिस्तान के बेस्ट ब्रेन्स जो हैं वो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैकेनिज्म्स में तब्दीलियां लाई जा रही हैं। पूरे आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं जो रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं और ये रिफॉर्म आसान काम भी नहीं होता, इसमें बड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, नज़र हो सकता है ना आ रही हो
और बहुत सी कम्युनिकेशंस में इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व होने चाहिए, तो वो भी आगे चल के रिजॉल्व होंगे। लेकिन आई थिंक कि जो मैक्रो नंबर्स हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसको आगे चल के जो टारगेट 5% का दे रहे हैं शौकत तरीन साहब, हो सकता है अगर अच्छा काम किया जाए तो वो हम उसको मीट भी कर लें और उससे एक्सीड भी कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ऑप्टिमिस्टिक एंड आइडियलिस्ट किस्म की बातें सुन के डॉक्टर सलमान शाह साहब। यू आर पेंटिंग अ गुड पिक्चर, जो कि अच्छा है, खुदा करे कि ऐसा हो जाए। प्रोग्राम में डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब से डिबेट जारी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, कुछ मजीद मुआशी सूरत हाल के हवाले से सवाल करते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, एक तो महंगाई का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दरपेश है वज़ीर आज़म इमरान खान को। उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि 3-4 बड़े बड़े चैलेंजेस, खासतौर पे बजट से पहले और बजट के बाद, वो चैलेंजेस क्या हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? डॉक्टर फारूक सलीम साहब। देखिए फरीदा, एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पे सामने आ रही है कि शौकत तरीन साहब जो हमारे नए वज़ीर ख़जाना हैं, वो पुरानी किसी माशी टीम के साथ एक पेज पे नहीं है। देखिए, अभी हमें 5 बड़ी बातें बताई गई। हमें ये बताया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त हो चुकी है, हमारी मईशत जो है वो सीधी सिमत में निकल चुकी है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। शौकत तरीन साहब के आप इंटरव्यूज निकाल के देख लीजिए, वो कहते हैं कि सारी माशी टीमें जो पिछले 32 महीनों में आई हैं, उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वो किसी भी चीज़ से एग्री नहीं करते। तो पुरानी माशी टीम हमें बता रही है कि सब काम ठीक चल रहा है, शौकत तरीन साहब उससे एग्री नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे एक पैगाम ये भी आया कि जो वज़ीर आज़म साहब का एहतसाब का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, उससे भी शौकत तरीन साहब एग्री नहीं करते। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टॉप डिगिंग, कि आप मजीद न खोदें। जब नैब के मुतालिक उनसे सवाल किया गया, आप आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि जब मैं हबीब बैंक में गया था, जब मैं यूबीएल में गया था, जो पुराने बैड डेट्स थे उनको मैंने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया और मैं पूरे बैंक को आगे लेके बढ़ा। तो यहाँ पे आप देखिए कि वज़ीर आज़म साहब का जो फोकस है वो पुराने लोगों की एहतसाब के ऊपर है। इसका मतलब शौकत तरीन साहब वज़ीर आज़म साहब के साथ भी एक पेज पे नहीं है, और अभी डॉक्टर साहब ने जो कुछ फरमाया, उनके साथ भी शौकत तरीन जो है वो एक पेज पे नहीं है। IMF के हवाले से उन्होंने कहा कि जो हफीज शेख साहब ने IMF के साथ मुआहदा किया है, वो बिल्कुल गलत किया है। तो इसका मतलब कि हफीज शेख साहब के साथ भी शौकत तरीन साहब एक पेज के ऊपर नहीं है। फिर ऐलान ये किया गया कि 5 रुपए और 96 पैसे बिजली के टैरिफ के रेट बढ़ाए जाएंगे। ये पिछली हुकूमत, इसी हुकूमत ने ये ऐलान किया। अब शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो एक तो चीज़ ये आ रही है कि शौकत तरीन साहब किसी के साथ भी एक पेज पे इस वक्त नहीं है। ना वो IMF के साथ एक पेज पे हैं, ना वो वज़ीर आज़म साहब के साथ एक पेज पे हैं, ना वो पुरानी माशी टीम के किसी मेंबर के साथ एक पेज पे हैं। स्टेट बैंक के हवाले से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो आज़ाद नहीं हो सकता। इस हुकूमत ने पूरे कायदो क़वानीन बना दिए हैं स्टेट बैंक की आज़ादी के हवाले से। तो अब अगर इतनी कन्फ्यूजन है हुकूमत के अंदर, आपने शायद अपने दाइये में भी यही कहा कि अगर हुकूमत की टीम के अंदर इतनी कन्फ्यूजन है, तो आप सोचिए कि हम लोग जो बाहर बैठे हैं, हम कितने कंफ्यूज हों। तो डॉक्टर फारूक साहब, मुझे ये बताइए, सवाल मेरा ये था, मैं वही दोहरा देती हूँ कि इस कंफ्यूजन के अंदर से आप समझते हैं कि शौकत तरीन की डायरेक्शन, या वो बिल्कुल अनकन्फ्यूज्ड हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं, वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हैं, और क्या शौकत तरीन इस कंफ्यूजन के अंदर से कोई रास्ता निकाल सकते हैं, और उसमें उनके पास इमीडिएट चैलेंजेस क्या हैं, बजट से पहले और बजट के बाद, और उसका सोल्यूशन क्या हो? डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपके नज़दीक। इनमें कोई शक नहीं है कि शौकत तरीन साहब की चाहत है कि वो सॉल्यूशंस निकालें। उनकी नीयत बंधी हुई है, वो तैयार हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आएंगे, 4 बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने। पहला प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं। आप उनके सॉल्यूशंस देख लीजिए। जब महंगाई के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में एक वेयर हाउसेस का जाल फैलाएंगे। ये उनका जवाब था महंगाई के सॉल्यूशन का। अब जाल फैलाने के लिए तो आपको पैसा चाहिए। इस वक्त फिस्कल स्पेस जो हम कहते हैं कि हुकूमत के जो इखराजात हैं वो हुकूमत की आमदन से
तकरीबन 10,000 अरब रुपए के जायद आए हैं पिछले 32 महीनों में, यानी कि 10,000 अरब रुपया का नुकसान किया है। उनकी अखराजात ज्यादा थे, आमदन कम थी। अब अगर ये हाल है तो फिर ये सारा जाल कैसे पीछेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसे का। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है टाइम का। अब 50% टाइम जो है वो पीटीआई का गुजर चुका है। अब इलेक्शन ईयर आने वाला है। अब इलेक्शन ईयर के दौरान किसी किस्म के कोई भी सख्त इक़दाम जो हैं वो नहीं उठाए जा सकते, वो सियासी तौर पे नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि अब तो हुकूमत चाहेगी कि हम बेशुमार पैसा फेंकें लोगों के ऊपर, हमने इलेक्शन जीतना अगले बार। तो उनके पैसा नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, अभी तक उनके पास टीम नहीं है, वो बना रहे हैं टीम, और फिर अभी हिकमत अमली बननी बाकी है। तो ये 4 बहुत बड़े चैलेंजेस। ये आपने अच्छे पॉइंट आउट किए हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, और वो ये कि इस वक्त महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो इससे पहले आपने मैक्रो नंबर्स बताए वो बड़े अच्छे लगे, और वो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में इस वक्त फिजिबल भी लगते हैं, लेकिन जो आम इंसान है, जो आम कारोबारी शख्स है, जो आम मजदूर पेशा शख्स है, जो आम रेडी लगाने वाला शख्स है, बिल्कुल एक आम गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका, उसके लिए सबसे बड़ा इशू महंगाई का है। तो महंगाई पे इशू पे कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है, जो महंगाई तो एक फॉल आउट है इन इश्यूज का। हाँ। और महंगाई जो है उसका तोड़ जो है, उसके मल्टीपल आप उसके ऊपर प्रोग्राम्स कर सकती हैं कि उनको सपोर्ट कैसे किया जाए, एहसास प्रोग्राम, सेफ्टी नेट कैसे बनाया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे की जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट द मेन इशू इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए बहुत सामने आया हुआ है वो है कोरोना का। और कोरोना की वजह से आपकी इकोनॉमी पे उसका जो इम्पैक्ट है वो डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट हो सकता है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सर्विस इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह अफेक्ट हो चुकी है। आपकी जो जितने भी बाज़ार्स हैं उनके ऊपर आप कंट्रोल्स कर रहे हैं। उसके बाद जो टूरिस्ट, ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये बहुत बड़ी आबादी को केटर करते हैं, इसमें बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट है। और ये जो इश्यूज हैं ये आपके लिए एक बड़े चैलेंजिंग इश्यूज बन रहे हैं, और इसलिए आपको कोरोना के वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जो कि IMF प्रोग्राम से बाहर होके करनी पड़ेंगी, और हो सकता है कि IMF प्रोग्राम को आपको अमेंड भी करना पड़े। और जो बातें आप अभी फरक सलीम साहब बड़े बयान कर रहे थे, वो आई थिंक आपको शौकत तरीन साहब के साथ एक बैठ के आमने सामने उनसे पूछना चाहिए आपको कि उनके क्या प्रोग्राम्स हैं। नेचुरली जब आप बिजली के बिल बढ़ाएंगे और इस किस्म की एनवायरनमेंट में बनाएंगे जिसमें इकॉनमी ऑलरेडी एक बड़े डीप डिप्रेशन की तरफ जा सकती है, तो ये आपको IMF से रीनेगोशिएट करना पड़ेगा कि ये काम आप इस टाइम पे नहीं होगा, इसकी टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। सो हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी IMF के साथ जो पहले आपने एग्री की हैं, उसमें टाइम लाइन्स को आगे पीछे करना पड़ेगा, और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो इसका फॉल आउट है, पर्टिकुलरली वीकर सेगमेंट्स जो हैं सोसाइटी के, उसको कुशन किया जाए, उनकी सपोर्ट की जाए और इसकी बेहतरी की जाए। साथ साथ आपने दूसरे काम भी करने हैं। आपने कंपेटिटिवनेस को बेहतर करना है, आपने प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना है, आपने अपने शहरों को बेहतर करना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करना है। और ये बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, हमारा जो बजटरी निज़ाम है इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंस है टू डू ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लेके आनी पड़ेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। तो ये तमाम के तमाम प्रोग्राम चल रहे हैं, बल्कि इस साल के बजट में भी ये रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करना कि कंफ्यूजन है, नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन, इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। और आई वुड सजेस्ट के फरक सलीम साहब मेरे साथ आके बैठ जाएं, मैं इनको पूरी तरह ब्रीफिंग भी दे दूंगा ताकि इनको पता लग जाए कि क्या काम हो रहा है और क्या काम नहीं हो रहा। एंड लेट्स स्टार्ट टू वर्क इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हैं और बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, टाइम आई थिंक वी नीड टू मूव इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, बट डॉक्टर फारूक साहब आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर सलमान शाह की बात पर? जस्ट लास्ट फ्यू कमेंट्स प्लीज। ये मजीद मेरी कंफ्यूजन में इजाफा होता है कि एक
साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर के, आ जाएंगे। डॉक्टर साहब आप आए, मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ, फिर आप देखेंगे वो क्या आप सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते। गैर यकीनी की फजा है, ये सरमायाकारी भगा देती है। इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी अगर इतनी कंफ्यूजन सरमायाकारों में डाली जाए। चले डॉक्टर सलमान शाह साहब आपको दावत दे रहे हैं ना कि आप आ जाएं, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में, क्योंकि अभी इकोनॉमी को एक प्रोग्राम में समेटना तो बिल्कुल नामुमकिनात में से होता है, एक नेक्स्ट प्रोग्राम में आप दोनों को फिर दावत दे देते हैं और आपके जितने भी कंफ्यूजन आपको दूर करवाने हैं, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब इज रेडी, तो वो कंफ्यूजन डेफिनेटली ही इज वेरी काइंड एंड जनरस, वो जरूर दूर कर देंगे। बट आज के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच। ये था आज का प्रोग्राम। जैसे मैंने पहले कहा, इकोनॉमी के मैटर्स को एक प्रोग्राम में समेटना नामुमकिन है, लेकिन जब तक बजट नहीं आ जाता, बल्कि उसके बाद तक भी जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिल जाता, इकोनॉमी की सिचुएशन कहां जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, चीजें कहां ठीक करने की जरूरत है, प्रोग्राम्स हम इस पे करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।